अस्सलामुअलैकुम। मेरी आंख खुली तो पहले तो समझ ही ना आया कि मैं कहाँ हूँ। मैंने गर्दन इधर उधर घुमाकर जायजा लेना चाहा, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैं रस्सियों में जकड़ा हुआ था। मुझे याद आ गया कि मुझे शाकाल के साथियों ने यहाँ तक पहुँचाया है, और फिर इस बात की भी तस्दीक हो गई कि मैं इस वक्त शाकाल के घर के तय खाने में हूँ। शोभा, मैंने धीरे से कहा। मुझे यकीन था कि शोभा मेरी तरह यहीं आसपास रस्सियों से बंधी पड़ी होगी। मैंने कई मर्तबा पुकारा, मगर मुझे कोई जवाब ना मिला। कुछ देर बाद मुझे हल्का हल्का दिखाई देने लगा। अब मुझे सीढ़ियां भी दिखाई दे रही थीं। मैंने जमीन पर नजरें दौड़ाई। मुझ पर कुछ दूर एक बड़ी सी गठरी पड़ी दिखाई दी। गौर से देखने पर यकीन हो गया कि वो शोभा है। उसकी खामोशी बता रही थी कि वो बेहोश है। मैंने सर जमीन पर टिका दिया और छत की तरफ देखकर सोचने लगा कि अब मेरा और शोभा का क्या बनेगा। मुझे यकीन था कि अगर शाकाल ने हमें मौत के घाट ना उतारा तब भी वो हमें सख्त तरीन सजाएं देगा। बहुत सोच विचार के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे पास यहाँ से फरार होने का कोई रास्ता नहीं। मैंने सर एक बार फिर जमीन पर टिका दिया। मुझे अब अपने सर में कुछ दर्द महसूस हो रहा था। फिर मुझे शोभा के कराहने की आवाज आई। मैंने फौरन सर उठाकर उसकी तरफ देखा। शोभा, क्या तुम ठीक हो? मैंने पूछा। तुम्हें भी उन लोगों ने कैद कर लिया? हाँ, लेकिन पहले ये बताओ, क्या तुम ठीक हो? मैंने पूछा। हाँ, बस ठीक हूँ, उसने कराहने के अंदाज में जवाब दिया। आखिर हम शाकाल की गिरफ्त में आए कैसे? मैंने पूछा और अपना सर जमीन से टिका लिया, क्योंकि गर्दन ऊपर रखने की वजह से मुझे तकलीफ हो रही थी। शाकाल बहुत ही अय्यार और मक्कार दुश्मन है। उसने मेरे बनाए हुए हिसार को तोड़कर हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया, उसने बताया। अब हम उसके हिसार में हैं और यह हिसार इस कमरे तक है, और इस हिसार को तोड़ने का अमल मुझे नहीं आता। शाकाल बहुत मोहतात आदमी है। उसने हमें एक तो हिसार में कैद किया हुआ है, दूसरा उसने मुझे रस्सियों से भी जकड़ दिया है, शोभा ने बताया। क्या शामा हमारी मदद नहीं कर सकता? शायद नहीं, मैंने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा। शोभा, तुम्हारा क्या ख्याल है? शाकाल अब हमारे साथ क्या सलूक करेगा? कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोली, वो कुछ भी कर सकता है। शोभा की बात सुनकर मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। आहट सुनकर मुझे अंदाजा हुआ कि अब कुछ ही देर बाद शाकाल अंदर आएगा और हमारी मौत का फैसला सुना देगा। कोई आ रहा है, मैंने धीरे से कहा। हमें ऐसा जाहिर करना है कि जैसे हम बेहोश हैं। शोभा ने मेरी बात का जवाब देने के बाद हदायत दी। इससे क्या होगा? मैंने बेख्तियार होकर पूछा। शायद हमारे बचने का कोई रास्ता निकल आए, शोभा ने वजाहत की। हम दोनों तय खाने के दरवाजे की तरफ देखने लगे। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुल गया और तेज रोशनी नजर आई, जिससे अंदाजा हुआ कि इस वक्त दिन है। मुझे मालूम था कि शोभा ने आंखें तकरीबन बंद कर ली होंगी और चोरी चोरी तय खाने के दरवाजे की तरफ देख रही होगी। मैंने भी आंखें काफी हद तक बंद कर ली, लेकिन मैं थोड़ी सी खुली हुई आंखों के साथ दरवाजे की तरफ देख रहा था। किसी की टांगें नजर आईं। कोई सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता आने वाले के जिस्म का बाकी हिस्सा भी नजर आने लगा। वो शाकाल नहीं बल्कि कोई और आदमी था। उसने हमारे करीब आकर खड़े खड़े हमारा बगौर जायजा लिया। उसके बाद उसने अपने पैर से मुझे हल्की सी ठोकर लगाई। यकीनन वो ये बात मालूम करना चाहता था कि मुझे होश आ गया है या नहीं। मैं बेहोश बना रहा। फिर उसने शोभा को भी ठोकर लगाई, लेकिन वो भी बेहोश बनी हुई थी। वो आदमी कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया और तय खाने के दरवाजे की तरफ देखने लगा। मुझे अंदाजा हुआ कि वो किसी का इंतजार कर रहा है। फिर ऊपर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक बार फिर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किसी की टांगें नजर आईं। वो शख्स सीढ़ियां उतरकर नीचे आने लगा। वो भी शाकाल नहीं था बल्कि कोई और था। अपने सामने मौजूद दोनों आदमियों को मैंने पहले नहीं देखा था। शाम्बो, क्या ये लोग होश में नहीं आए? नहीं, अभी तक बेहोश ही हैं, शाम्बो ने जवाब दिया और हमारी तरफ देखने लगा। चलो चलकर शाकाल को बता दें कि ये दोनों अभी तक होश में नहीं आए, नए आने वाले ने शाम्बो से कहा। हाँ चलो, और वो सीढ़ियां चढ़ने लगे। फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। एक बार फिर कमरे में अंधेरा छा गया। तुमने कुछ नहीं किया शोभा? मैंने शोभा से पूछा। दरअसल मैं ये जानना चाहती थी कि इनके क्या इरादे हैं, शोभा ने जवाब दिया और खामोश हो गई। अब क्या सोचा तुमने? अब अगर वो लोग आए तो हमें अपने आप को बेहोशी जाहिर करना है, लेकिन इससे क्या होगा? मैंने उसकी बात ना समझते हुए पूछा। वो लोग जितनी बार भी हमारे पास आए हम यही जाहिर करेंगे कि हम बेहोश हैं। बिलाखिर तंग आकर वो लोग हमें होश में लाने की कोशिश करेंगे। फिर मुमकिन है वो हमें ऊपर ले जाएं और हमारी रस्सियां खोल दें या ढीली कर दें, शोभा ने कहा। उसकी बात सुनकर मैं मायूस हो गया। मैंने पूछा, क्या तुम अपने इल्म के जरिए कुछ नहीं कर सकती? नहीं, इसलिए कि इन लोगों ने ऐसे अमल कर दिया है कि जब तक मैं इनकी कैद में हूं कुछ नहीं कर सकती, शोभा ने बताया। मैंने मजीद कोई बात नहीं की और खामोश हो गया। मेरा ज़हन एक बार फिर शाकाल की तरफ चला गया।
थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और फिर किसी शख्स की टांगें नजर आई। उसके पीछे 2 आदमी और भी थे। उसे देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो शाकाल था। उसके पीछे आने वालों में एक शाम्बू था और दूसरा वही शख्स जो पहले तय खाने में आ चुका था। मैंने आंखें तकरीबन बंद कर ली और थोड़ी सी खुली हुई आंखों से उन तीनों को देख रहा था। यकीनन शोभा ने मेरी ही तरह आंखें बंद कर रखी थी। वह तीनों हमारे पास आकर खड़े हो गए। शाकाल ने गौर से हमारा जायजा लेने के बाद कहा, लगता है ये लोग अभी तक होश में नहीं आए। फिर अब क्या किया जाए? उस शख्स ने शाकाल से पूछा, जिसका नाम अभी तक मुझे मालूम नहीं हो सका था। शाकाल कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, शाम्बो, मेरा ख्याल है इन्हें ऊपर ले चलो। फिर दूसरे शख्स से मुखातिब हुआ, शीतम, तुम इस लड़के को उठा लो और शाम्बो, तुम शोभा को संभालो। उस शख्स ने, जिसका नाम शीतम था, झुककर मुझे उठा लिया। अब मैं उसके कंधे पर झूल रहा था, जबकि शाम्बो ने शोभा को उठा लिया। शाकाल उनके आगे आगे चलने लगा। कुछ देर बाद वो लोग हमें ऊपर कमरे में ले आए। कहाँ लिटाना है इन लोगों को? शाम्बो ने शाकाल से पूछा। मेरा ख्याल है बाहर सहन में ले आओ, वहाँ धूप भी है और हवा भी, हो सकता है ये लोग वहाँ जल्दी होश में आ जाएं। शाकाल ने कहा और कमरे से बाहर चल दिया। शाम्बो और शीतम भी उसके पीछे हो लिए। सहन में आने के बाद शाकाल बोला, जरा रुको, मैं दरी ले आऊं। फिर वो कमरे में गया और एक दरी लाकर सहन में बिछाने के बाद बोला, हाँ, अब लिटा दो इन लोगों को। शाम्बो और शीतम ने हमें दरी पर लिटा दिया। जाओ, एक गिलास पानी ले आओ, शाकाल ने शाम्बो से कहा। तो वो बावर्ची खाने की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो आया तो उसके हाथ में पानी का गिलास था। उसने गिलास शाकाल को थमा दिया। शाकाल ने पानी के कुछ छींटे मेरे मुंह पर मारे। मैंने पानी मुंह पर पड़ने के बावजूद अपने चेहरे से यह जाहिर नहीं होने दिया कि मैं होश में हूँ। फिर उसने शोभा के मुंह पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया, लेकिन शोभा ने भी जाहिर न होने दिया कि वो होश में है। इन्हें कुछ देर यहीं रहने दो, तुम लोग मेरे साथ आओ, शाकाल ने शाम्बो और शीतम से कहा। फिर वो दोनों एक कमरे में चले गए। मैंने तसल्ली हो जाने के बाद धीरे से शोभा से कहा, ये लोग तो हमें नहीं खोल रहे, हो सकता है कुछ देर बाद खोलें और ये भी हो सकता है कि ना खोलें। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद शाकाल और उसके साथी फिर वापस आ गए। उन्होंने हमारा जायजा लिया, लेकिन शोभा और मैं अभी तक बेहोश पड़े थे। इन्हें वापस छोड़ाओ, शाकाल ने शाम्बो की तरफ देखते हुए कहा। एक बार फिर इन पर पानी डालकर तो देखो, शीतम ने मशवरा दिया। रहने दो, आकर देखेंगे, अभी वक्त नहीं, शाकाल ने कहा। उसकी बात से जाहिर था कि वो लोग जल्दी में हैं और कहीं जाना चाहते हैं। शीतम और शाम्बू ने मजीद कोई बात नहीं की और हमें कांधों पर उठाकर तय खाने की तरफ चल पड़े। शाम्बो एहतियात के साथ तय खाने में उतरने लगा। उसके बाद शीतम भी निहायत मोहतात अंदाज में सीढ़ियां उतरने लगा। मैंने खतरा मोल लेने का फैसला किया। मैंने अपने जिस्म का सारा वजन नीचे की तरफ डाल दिया, जिससे शीतम अपना तवाजुन बरकरार न रख सका। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने जिस्म को इधर उधर करके उसे संभलने नहीं दिया और बिलाखिर वो नीचे की तरफ गिर पड़ा। वो अपने से आगे जाते हुए शाम्बो से टकराया। यूं हम चारों सीढ़ियों पर गिर गए। मैं कहाँ हूँ? मैंने ऐसे जाहिर किया जैसे मुझे अभी होश आया हो। दरअसल मैं दोबारा तय खाने में कैद नहीं होना चाहता था। ये सब क्या हुआ शीतम? शाम्बो ने धीरे से कराह कर पूछा। उसे काफ़ी चोटें आई थी। शीतम ने कोई जवाब न दिया तो मैंने उसकी तरफ देखा। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि नीचे लुढ़कने की वजह से मेरी गर्दन में भी चोट लगी है और गर्दन घुमाने की वजह से मुझे तकलीफ होने लगी थी। शीतम के सर से खून बह रहा था। उसे शायद सीढ़ी का कोई कोना लगा था और वह बेहोश पड़ा था। शोभा के भी कराहने की आवाज़ आई। वो शाम्बो के नीचे दबी हुई थी। मेरा दिमाग अब भी पूरी तरह मुस्ताद था। लड़की को अपने नीचे से निकालो, मैंने आहिस्ता से शाम्बो से कहा। शाम्बो धीरे धीरे खड़ा होने लगा। उसने दीवार का सहारा लिया और फिर खड़ा हो गया। फिर उसने शोभा के ऊपर पड़े शीतम को एक तरफ किया। इसके बाद वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और मैं उसे ऊपर जाते हुए देखता रहा। वो नज़रों से गायब हो गया। मुझे अंदाज़ा था कि अब वो शाकाल को नीचे पेश आने वाली सूरत हाल के बारे में बताएगा। फिर शाकाल यहाँ आकर सब कुछ संभाल लेगा। ये सब सोचकर मायूसी की वजह से मेरे मुंह से एक ठंडी सांस निकली और मैंने अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया। मेरा मंसूबा नाकाम हो चुका था। शाकाल हमारे पास पहुंच गया और शीतम के सर के जख्म को देखने लगा। फिर उसने शीतम को कंधे पर डाला और तय खाने से बाहर ले गया। उसके जाने के बाद शोभा ने आहिस्ता से मुझसे कहा, क्या शीतम का पैर फिसल गया था जो हम नीचे गिर पड़े? उसका पैर नहीं फिसला था। मैंने कोशिश की थी कि हम लोग गिर जाएं, मैंने जवाब दिया। लेकिन क्यों? उसने हैरत से पूछा। इसलिए कि मैं मजीद इस तरह कैद नहीं रहना चाहता, मैंने उसे बताया। मैं चाहता हूँ शाकाल अब हमसे बात करे ताकि उसके इरादे मालूम हो सकें। शोभा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, ये तुमने सही कहा कि अगर शाकाल हमसे बात करे तो हो सकता है कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि हम उसे गिरफ्त में ले सकें। लेकिन अभी तक तुमने जो कुछ किया है वो बहुत खतरनाक था।
इस तरह हम दोनों में से कोई भी शदीद जख्मी हो सकता था, जैसे शीतम जख्मी हो गया है। मेरा ख्याल था कि नीचे गिरने की वजह से हमें कोई अच्छा मौका मिल जाएगा। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें ऐसा कोई मौका नहीं मिल सका, मैंने शोभा को बताया। हम दोनों बहुत देर तक खामोश रहे। अचानक ऊपर आहट हुई तो मैंने बेख्तियार उस तरफ देखा। शाकाल नीचे आ रहा था। फिर वो हमारे करीब पहुंचकर एक सीढ़ी पर बैठकर नफरत भरे लहजे में शोभा से बोला, तुम क्या समझती थी कि मुझे धोखा देकर फरार हो जाओगी? और फिर शाकाल मुझसे मुखातिब हुआ, और तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मुझे माफ़ कर दो शाकाल, मुझे तुम लोगों की पुरस्कार दुनिया की कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे शोभा ने कहा था कि तुम मुझे उसे आज़ाद कराने के जुर्म में मौत के घाट उतार दोगे। इससे मैं खौफजदा होकर उसके साथ चला गया। मैंने इल्तिजा की, लेकिन तुमने इसे आज़ाद क्यों कराया? शाकाल ने पूछा। मैंने उसे बताया, तुम्हारे जाने के बाद मैंने इसकी चीखें सुनी, ये मदद के लिए पुकार रही थी। मैं कुछ सोचे समझे बगैर इस तक पहुंच गया। इसने मुझसे झूठ बोला कि ये आसपास के किसी गांव की रहने वाली है और तुम इससे शादी की ख्वाहिश रखते हो। इसने मुझे बताया कि इसके बाप की तबीयत बहुत ख़राब है और वो किसी वक्त मर सकता है, बस इसीलिए मैंने इसे आज़ाद कराया। ये सब कुछ मैंने हमदर्दी की वजह से किया, लेकिन मैंने इसे आज़ाद कराने से पहले वादा ले लिया कि ये तुमसे शादी करेगी। मैंने ये वादा इसलिए लिया कि तुम मुझ पर नाराज़ ना हो, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो तुम्हारी दुश्मन है और तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन श्यामा की साथ थी। इसने मुझे बताया कि तुम इसके फरार होने के बाद गुस्से में मुझे मार डालोगे, बस इसी वजह से मैं इसके साथ चला गया। शाकाल कुछ देर खामोश बैठा सोचता रहा, फिर बोला, मुझे नहीं मालूम कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच, इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम मुझे आज़ाद करो या नहीं। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है। अगर तुम चाहो तो मुझे मेरी गलती की सज़ा दे सकते हो। मैंने कहा, तुम्हारे बारे में मैं सोचूंगा, शाकाल ने कहा, और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर उसने तय खाने का दरवाज़ा बंद कर दिया और हर तरफ अंधेरा छा गया। क्या ख्याल है शोभा, वो मुआफ़ी देने के बारे में सोचेगा? मैंने हल्की आवाज़ में शोभा से पूछा। मेरा ख्याल है वो तुम्हें मुआफ़ नहीं करेगा, शोभा ने भी हल्की आवाज़ में जवाब दिया। फिर वो क्या कर सकता है? शोभा बोली, हो सकता है वो तुम्हें। इतना कहकर वो खामोश हो गई। मैंने पूछा, तुम रुक क्यों गई बात करते करते? वो कुछ भी कर सकता है। नहीं शोभा, तुम मुझे वो बात बताओ जो तुम कहते कहते रुक गई हो। मैं ये कहना चाहती थी कि हो सकता है कि वो तुम्हें अपनी फौज में शामिल करना चाहता हो। शोभा ने अटक अटक कर बताया। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो अचानक ही मुझे बला बना देगा? नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। अगर वो तुम्हें बला बनाना चाहे तो उसके पास कोई ऐसा अमल नहीं कि वो अचानक तुम्हें बला बना दे। अगर किसी को बला बनाया जाता है तो उस पर काफ़ी अरसे तक अमल किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता सोते में इंसान बला की शक्ल इख्तियार कर जाता है। हर रात इंसान के जिस्म का कुछ हिस्सा बला के जिस्म की शक्ल में तब्दील होता रहता है, जो सुबह होने पर सही हालत में होता है। बस इस सारे चक्कर में आमल को सिर्फ ये खतरा होता है कि जिस पर वो अमल कर रहा है उसकी सोते में आंख ना खुल जाए। ऐसी सूरत में वो इंसान जिस पर अमल किया जा रहा होता है वो अपने जिस्म को तब्दील शुदा हालत में देखता है और खौफजदा होकर उसका दिल भी बंद हो सकता है या उसका दिमागी तवाजुन भी खराब हो सकता है। शोभा ने मुझे बताया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं खौफजदा हो गया। मुझे अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात याद आ गए। मैंने अपनी तसल्ली के लिए शोभा से पूछा, क्या किसी इंसान को इंसानी ढांचे की शक्ल में तब्दील किया जा सकता है जिस तरह उसे बला बनाया जाता है? हाँ, कई इंसानी ढांचे शाकाल की फ़ौज में शामिल हैं। फिर उसने पूछा, लेकिन ये तुम क्यों पूछ रहे हो? जब मैं पहले शाकाल के साथ यहाँ रह रहा था तो वो मुझे ढांचे की शक्ल में तब्दील कर रहा था। मैंने उसे बताया। ये तुम कैसे कह सकते हो? सोते में 2 मरतबा मेरी आंख खुल गई। तब मैंने देखा था कि मेरे हाथ किसी इंसानी ढांचे से हो रहे थे। मैंने शोभा को बताया। लेकिन तुमने मुझे पहले तो ये बात नहीं बताई, शोभा ने कहा। जब ये वाक़यात मेरे साथ पेश आए थे तो मैं समझा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन आज तुमने जब इंसान को बला की शक्ल में तब्दील करने के बारे में बताया तो मुझे अपने साथ गुजरे वाक़यात याद आ गए। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, शुक्र करो कि तुम ज़्यादा अरसे तक शाकाल के पास नहीं रहे, वरना वो तुम्हें अपनी फ़ौज में शामिल कर लेता। तुम फिक्र न करो, अब मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। शोभा ने कहा तो मेरे दिल को काफ़ी हद तक तसल्ली हो गई। कमरे में खामोशी छा गई। मैं अपने दिल में शाकाल के लिए मंसूबा तरतीब देने के बाद काफ़ी हद तक मुतमईन हो गया। तकरीबन 2 घंटे के बाद तय खाने का दरवाज़ा खुला और एक बार फिर बाहर की रोशनी से तय खाना मुनव्वर हो गया। मैंने देखा शाकाल नीचे आ रहा था। उसने मेरे करीब आकर एक निगाह मुझ पर डाली और फिर शोभा की तरफ देखने लगा। मैंने भी शोभा की तरफ देखा, वो भी शाकाल की तरफ देख रही थी। तुम क्या समझती हो कि 2-4 अमल सीखने के बाद मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो गई? शोभा ने कोई जवाब ना दिया, बल्कि खूंखार निगाहों से उसे देखती रही। फिर शाकाल ने मेरी तरफ देखा। वो कुछ लम्हे बगौर मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा। तुम जैसे आदमी को तो बहुत खौफनाक सज़ा देनी चाहिए, उसने सख्त लहजे में कहा। मैं खामोश रहा।
फिर मैंने कहा तुम चाहो तो मुझे मौत के घाट उतार दो या फिर कोई भी सजा दे दो, क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मैं अब भी यही कहूँगा कि मैंने जो कुछ भी किया खौफजदा होकर किया। मेरी बात सुनकर शाकाल सोच में पड़ गया। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे बारे में मजीद सोचूंगा और फिर फैसला करूंगा। मैं मजलूम शक्ल बनाकर शाकाल की तरफ देखने लगा। शाकाल एक मर्तबा फिर शोभा की तरफ मुतवज्जा हो गया और बोला, शोभा, अब मैं तुमसे कोई बात मनवाने की शर्त नहीं रखूंगा। पहले जब तुम मेरी कैद में थी तो मुझे उम्मीद थी कि तुम शाका का साथ छोड़ दोगी और मेरी साथी बन जाओगी। इसके एवज जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा था शामा कभी भी तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन तुम्हारे फरार होने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि तुम शामा की बहुत वफादार हो, इसलिए मैंने फैसला किया है तुम्हें हमेशा अपनी कैद में रखूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, शोभा ने नफरत भरे लहजे में कहा। शाकाल ने कहका लगाने के बाद पूछा, यह तुम कैसे कह सकती हो? इसलिए कि तुम शामा से वाकिफ नहीं हो। वो आज नहीं तो कल तुम्हें शिकस्त देने के बाद मुझे यहाँ से आज़ाद करवा के ले जाएगा। शोभा ने एक बार फिर नफरत भरे लहजे में कहा, यह तुम्हारी खुशफहमी है कि शामा मुझे शिकस्त दे सकता है। तुम देखती जाओ, उसे ऐसी शिकस्त दूंगा कि उसे मेरे आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, शाकाल ने कहा। शोभा ने नफरत और हकारत से भरपूर एक कहका लगाया और बोली, अब तो मैं ये कहूँगी कि ये तुम्हारी खुशफहमी है। शामा से कई मर्तबा मुँह की खाने के बावजूद तुम्हारे होश ठिकाने नहीं। पहले की बात और थी, शाकाल ने निहायत संजीदगी के साथ कहा। पहले मैं उसकी और अपनी पुरानी दोस्ती का कुछ ख्याल करता था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मुस्तकबिल में उसे दोस्ती की तवक्को करना फजूल है। इसलिए जल्द ही मैं उसे ऐसी शिकस्त दूंगा कि आइंदा कभी वो मुझ पर हमला करने या मुझसे दुश्मनी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। खैर, अब मुझे बताओ कि तुम्हें भूख लगी है या नहीं? नहीं, मुझे भूख नहीं, शोभा ने जवाब दिया। चलो ठीक है, जब भूख लगे तो बता देना। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, तुम्हें तो भूख लगी होगी। हाँ, मुझे भूख लग रही है, मैंने इंतहाई मजलूमियत से जवाब दिया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, उसने कहा और सीढ़ियाँ तय करता हुआ ऊपर चला गया। ऊपर पहुंचकर उसने तय खाने का दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम खाना तो खा लो शोभा, मैंने उसे कहा। नहीं, मुझे वाकई भूख नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। क्या तुमने उसे मुआफ़ी हासिल करने के बाद कुछ करने के बारे में सोचा है? शोभा ने मौजू बदलते हुए कहा। हाँ, मैं उसे कत्ल करना चाहता हूँ, मैंने सरगोशी में कहा। शोभा कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, वैसे कुछ अंदाज़ा तो हो रहा है कि वो तुम्हें मुआफ़ करने के बारे में सोच रहा है। तुम और कोशिश करो कि वो तुम्हारी मजलूमियत पर यकीन कर ले। तुम फिक्र न करो, मैं अपनी सी कोशिश करूँगा। फिर तहखाने के दरवाजे पर आहट सुनाई दी तो मैं बेख्तियार उस तरफ देखने लगा। मैं समझ गया था ऊपर शाकाल मौजूद है। चंद ही लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और शाकाल नजर आया। उसके हाथों में बर्तन थे। वो बर्तन लेकर मेरे करीब एक सीढ़ी पर बैठ गया। उसने बर्तन फर्श पर रख दिए और शोभा की तरफ देखने के बाद बोला, मैं खाना ज़्यादा लेकर आया हूँ, अगर चाहो तो तुम भी खा सकती हो। नहीं, मुझे भूख नहीं, शोभा ने कहा। शाकाल ने मेरे करीब आकर मेरे हाथ आज़ाद कर दिए, लेकिन मेरा बाकी जिस्म अब भी रस्सियों में जकड़ा हुआ था। फिर शाकाल ने मुझे घसीटकर दीवार के साथ बिठा दिया और मेरे सामने खाना रखने के बाद बोला, लो खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें आगाह करूंगा कि मैं तुम्हें मुआफ़ कर रहा हूं या नहीं। तुम्हें मुझे मुआफ़ कर देना चाहिए। तुम खुद सोच सकते हो कि मैं तुमसे दुश्मनी करने के लिए यहाँ से नहीं भागा था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और तुम मेरी जगह होते तो यकीन करो मैं तुम्हें मुआफ़ कर देता। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि तुम आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगे? उसने पूछा। तुम जिस तरह चाहो अपनी तसल्ली कर सकते हो। अच्छा तुम खाना खाओ, मैं सोचता हूँ, उसने कहा तो मैं खाना खाने लगा। मैंने देखा कि शाकाल निहायत गहराई से कुछ सोच रहा था। बस मैं खा चुका, मैंने थोड़ा सा खाना खाने के बाद कहा, तुमने बहुत थोड़ा खाना खाया है, तुम और खाना खा लो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भूख सिर्फ इसलिए ख़त्म हो गई है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फ़ैसला करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं फौरी तौर पर कोई फ़ैसला नहीं करूँगा और सुबह ही तुम्हें अपने फ़ैसले से आगाह करूँगा। तुम और खा लो। उसने जब ये कहा कि वो सुबह मुझे अपना फ़ैसला सुनाएगा तो मैं कुछ मायूस हो गया। इस पर मैंने थोड़ा सा खाना और खा लिया। नहीं खाया जा रहा, मैंने शाकाल की तरफ देखकर कहा। शाकाल ने मेरे हाथ दोबारा बांध दिए, फिर बर्तन मेरे सामने से उठाए और मायने के अंदाज में शोभा की तरफ देखता हुआ वापस चला गया। रात को सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। हम दोनों कपकपाने लगे। अचानक तहखाने का दरवाज़ा खुला और एक शख्स लालटेन हाथ में लिए अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में कोई बहुत बड़ी चीज़ थी। जब वो नज़दीक आया तो पता चला कि वो शाकाल था और उसके हाथ में 2 कंबल थे। उसने एक कंबल शोभा को देने के बाद एक मुझे दे दिया और बोला, कंबल ले लो। और हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी यह है कि मैंने तुम्हें मुआफ़ कर देने का फ़ैसला कर लिया है, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त क्या है? मैंने बेचैनी से पूछा। तुम्हें मुआफ़ करने के लिए मैंने जो शर्त सोची है वो मैं तुम्हें सुबह ही बताऊंगा। शाकाल ने हम दोनों को अच्छी तरह कंबलों में लपेट दिया, फिर मजीद कोई बात किए बगैर लालटेन उठाकर तहखाने से चला गया।
और फिर ना जाने किस वक्त मैं और शोभा नींद की आगोश में चले गए। उठो उठो, किसी ने मेरा बाजू पकड़कर झिंझोड़ा तो मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। शाकाल मेरे सामने मौजूद था। चलो भाई, आ जाओ मेरे साथ, उसने मेरी रस्सियां खोलते हुए कहा। उसके कहने पर मैं उठ खड़ा हुआ। मेरा जिस्म जगह जगह से दुख रहा था। मैं जानबूझकर जोर से खांसा ताकि शोभा उठ जाए। मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया क्योंकि शोभा ने आंखें खोल दी थी। फिर चंद लम्हे के बाद उसने गौर से शाकाल की तरफ देखा। उसके अंदाज में गुस्से और नफरत की आमेजिश थी। शाकाल ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर कहा, देखो, मैं बुनियादी तौर पर एक रहमदिल इंसान हूँ। ख्वामखा किसी के साथ ज्यादती मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। तुम साफ दिल के साथ मेरा साथ देने का वादा कर लो। मैं तुम्हें ना सिर्फ आज़ाद करूँगा बल्कि तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूँगा। तुम देखोगी कि मैं तुम्हारे लिए शामा से ज़्यादा फ़ायदेमंद और हमदर्द साबित होऊंगा। मैं किसी कीमत पर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, शोभा ने हकारत भरे लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर शाकाल ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया। वो बोला, बस तो फिर उस वक्त तक यहीं सड़ती रहो जब तक मैं तुम्हारे लिए कोई सख्त सज़ा तजवीज़ नहीं करता। मुझे किसी बात की परवाह नहीं, शोभा ने बेनियाजी से कहा। तुमने कभी कोई सज़ा नहीं भुगती इसलिए ऐसा कह रही हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2-4 झटकों के बाद ही तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा, शाकाल ने खौफनाक लहजे में कहा। चलो आओ मेरे साथ, शाकाल ने मुझसे कहा और सीढ़ियों की तरफ चल दिया। इससे पहले कि मैं शोभा को कोई इशारा करता, शाकाल मुड़ा और बोला, आओ भाई, तुम क्या देखने लगे उसे? मैंने शोभा की तरफ नहीं देखा और शाकाल की तरफ चल पड़ा। शाकाल ने तय खाने से बाहर आने के बाद ऊपर से एक मर्तबा झांक कर शोभा की तरफ देखा और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे पर ताला डालने के बाद वो उस कमरे से बाहर की तरफ चल पड़ा जहां तहखाना था। मैं भी उसके साथ था। कुछ देर बाद शाकाल उस कमरे में आ गया जो उसने पहले मुझे रहने के लिए दिया। चारपाई अब तक वहां मौजूद थी और उस पर बिस्तर भी। बैठो, शाकाल ने बिस्तर पर बैठने के बाद मुझे भी बैठने का इशारा करते हुए कहा। मैं भी बैठ गया और उसकी तरफ मजलूम शक्ल बनाकर देखने लगा। वो बोला, देखो, मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें हर किस्म की मुसीबत से बचाकर अपने पास पनाह दी, लेकिन अफसोस कि तुमने मेरी ही दुश्मन को आज़ाद करवा दिया और फिर उसके साथ भाग गए। देखो, इस बात का कोई सबूत नहीं कि तुम जो कुछ कह रहे हो सच है, इसलिए मैंने तुम्हें आज़ाद करने की जो शर्त रखी थी वो ये है कि तुम शोभा को कत्ल कर दोगे। शाकाल की बात सुनकर मैं कांप गया और हैरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। क्या बात है? शाकाल ने पूछा। दरअसल मैंने आज तक किसी को कत्ल नहीं किया, इसलिए तुमने जो शर्त रखी है मैं उसकी वजह से परेशान हूँ, मैंने जवाब दिया। शाकाल ने कहकहा लगाया और बोला, तो इसका मतलब है कि तुम शोभा को कत्ल नहीं करोगे, लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर एतमाद करूं और तुम्हें मुआफ़ कर दूं, तो इसके लिए तुम्हें शोभा को कत्ल करना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। शाकाल की ये बात सुनकर मैं घबरा गया। मैंने कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे शोभा को कत्ल करने पर कोई एतराज़ नहीं। दरअसल मैं किसी को भी कत्ल नहीं कर सकता। तुम समझने की कोशिश करो, जिस आदमी ने कभी कत्ल ना किया हो उसके लिए किसी को कत्ल करना निहायत मुश्किल होता है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम्हारे मसले का एक हल है मेरे पास। तुम पहले सिर्फ उसे जख्मी करोगे, छुरी का एक हल्का सवार करके। 6 दिन तक तुम यही करोगे। बिलाखिर एक रोज़, शाकाल खौफनाक मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखता हुआ बोला। फिर उसने कहा, यह बात ज़हन नशीन कर लो कि उसे कत्ल तुमने ही करना है। मैं सोचने लगा और उसकी तजवीज़ सुनकर मैं मज़ीद परेशान हो गया। अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, शाकाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, नहीं, अब कोई परेशानी नहीं। ठीक है, मैं ज़रा अपने 1-2 काम निपटा लूँ, फिर शोभा के पास चलेंगे, शाकाल ने उठते हुए कहा और कमरे से चला गया। जब वो वापस आए तो उसके हाथ में एक तेज़धार खंजर था। उसने खंजर मेरे हाथ में देने के बाद कहा, लो भाई, इसे पकड़ना सीखो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें यह इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। मैंने खंजर हाथ में ले लिया और उसका जायज़ा लेने लगा। चलो आओ मेरे साथ, शाकाल ने खंजर मेरे हाथ से लेते हुए कहा। फिर वो कमरे से बाहर की तरफ चल दिया। मैं भी उसके साथ चल दिया। वो तहखाने की तरफ जा रहा था। उसने तहखाने का दरवाज़ा खोला और मुझसे बोला, चलो अंदर। मैं तहखाने में दाखिल हो गया तो वो भी मेरे पीछे अंदर आ गया। कैसी हो तुम? शाकाल ने खौफनाक अंदाज में हंसते हुए शोभा से पूछा। शोभा ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। क्या तुम अब भी अपने फैसले पर कायम हो? शाकाल ने उससे पूछा। हाँ, शोभा ने अटल लहजे में कहा। मैंने सुल्तान के लिए शर्त रखी है कि अगर वो तुम्हें कत्ल कर दे तो मैं उस पर एतमाद कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि उसने आज तक किसी को कत्ल नहीं किया, इसलिए उसका कहना है कि तुम्हें कत्ल करना उसके लिए मुश्किल है। मैंने उसकी मुश्किल हल करने का एक और रास्ता निकाल लिया है कि ये तुम्हें रोज़ थोड़ा सा जख्मी करे
इससे एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि रोज़ जख्मी होने के बाद तुम्हें अक्ल आ जाए, वरना एक रोज़ तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। शाकाल ने शोभा को बताया। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ। हाँ भाई, तुम अपने काम के लिए तैयार हो? मैंने झिझकते हुए जवाब दिया, हाँ मैं तैयार हूँ। लो ये खंजर और अपना काम शुरू करो। शाकाल ने खंजर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने खंजर हाथ में ले लिया और शोभा की तरफ देखने लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। शोभा खौफजदा नहीं थी। बिल आखिर मैं उसके करीब पहुंच गया और फिर मैंने खंजर शोभा के बाजू में उतार दिया। शोभा के मुंह से तकलीफ की वजह से सिसकी निकली और उसका जिस्म जोर से हिला, लेकिन रस्सियों से बंधी होने की वजह से वो कुछ न कर सकी। मैंने खंजर खींच लिया। जख्म से खून बहने लगा। शोभा ने कुछ न कहा और तकलीफ की वजह से अपना निचला होंठ दांतों तले दबा लिया। उसकी हालत देखकर शाकाल ने फलक शगाफ कह के लगाए। फिर बोला, मैंने दुनिया में बहुत से बेवकूफ़ इंसान देखे हैं, मगर तुम सा नहीं देखा। फिर शाकाल मुझसे मुखातिब हुआ। लाओ ये खंजर मुझे दे दो, इसका काफ़ी खून बह रहा है। लो ये इस पर बांध दो। शाकाल ने जेब से एक रुमाल निकालकर मुझे दिया। मैंने रुमाल शोभा के बाजू पर बांध दिया और किसी सादतमंद और वफादार गुलाम की तरह एक तरफ खड़ा हो गया। तहखाने से बाहर आकर शाकाल ने दरवाजे पर ताला डाल दिया और मुझसे बोला, ये बहुत बेवकूफ़ लड़की है। मौत की सज़ा सुनने के बाद तो बड़े बड़ों के इरादे बदल जाती हैं, लेकिन ये टस से मस नहीं होती। हम दोनों बातें करते हुए सहन में आ गए। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम चाहो तो अपने कमरे में जाकर आराम कर सकती हो। रात मैं तुम्हें एक जगह भेजूंगा। शाकाल ने कहा तो मैं सोचने लगा कि आखिर वो रात को मुझे कहाँ भेजेगा। मैंने शाकाल से पूछा, क्या तुम आप मुझे बता सकते हो कि मुझे कहाँ जाना है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर सकूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। शाकाल ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा, फिर उसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। वो बोला, मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ तुम्हें बहुत हिम्मत और एहतियात से काम लेना है। ज़रा सी गलती से कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ मददगारों को भी भेजूंगा, लेकिन तमाम तर कार्रवाई की जिम्मेदारी तुम पर होगी। तुम उन मददगारों से बवक्ते ज़रूरत काम ले सकती हो, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारे हुक्म के बाद ही वो कुछ कर सकेंगे। उन हालात के मुताबिक कुछ करना या ना करना सिर्फ तुम्हारे इख्तियार में होगा। अब मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है और कहाँ जाना है। मैं तुम्हारे साथ जिन 4 मददगारों को भेज रहा हूँ वो इंसान नहीं, बल्कि उनकी जसामत और बोलचाल इंसानों जैसी है। शाकाल अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, उन 4 को मालूम है कि उन्हें कहाँ जाना है। वो तुम्हें एक पुरानी हवेली में ले जाएंगे। उस हवेली में 8 बड़े कमरे हैं। उन्हीं कमरों में से एक कमरे में एक छोटा सा संदूक मौजूद है। उस संदूक की पहचान यह है कि वो बिल्कुल स्याह है और उसके ऊपर के हिस्से पर 2 इंसानी ढांचे और एक खौफनाक बला की तस्वीर खुदी हुई है। वह संदूक ज़्यादा बड़ा नहीं है और तुम आसानी से उसे उठाकर ला सकती हो। वैसे तो उस पर ताले लगे होंगे, लेकिन याद रखो कि अगर किसी वजह से संदूक के ताले खुले हों या खुल जाएं, तो संदूक खोलने की कोशिश मत करना। और अगर वह संदूक पहले से ही खुला हुआ हो, मैंने खदशा जाहिर किया, ऐसा मुमकिन नहीं। सबसे पहले तो वहाँ मौजूद बलाएं और दीगर मुहाफिज तुम्हें रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे, जिनसे निमटने के लिए तुम्हें अपनी दिमागी सलाहियतों को काम में लाना होगा और अपने साथियों को इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारे 4 साथी बहुत ताकतवर हैं, इसलिए उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना तुम्हारा काम है। अगर तुम उन्हें तरीके से इस्तेमाल ना कर सके और वो ज़ाया हो गए तो तुम्हारे बचने के इम्कानात भी ज़्यादा नहीं होंगे। शाकाल तफसील बताने के बाद खामोश हो गया। मैं शाकाल की बातों पर गौर कर रहा था। उसने मुझे अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए बड़े सही इम्तिहान में डाला था। पहले उसने मुझसे शोभा को जख्मी करवाया और अब एक और कड़ी आजमाइश में डाल दिया। क्या तुम खौफजदा हो? शाकाल ने तंज़िया अंदाज में मुस्कुराकर मुझसे पूछा। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये कार्रवाई दिन में नहीं हो सकती। नहीं, सिर्फ आज रात के लिए संदूक वहाँ पहुँचाया गया है। सुबह से पहले पहले उसे वहाँ से हटा दिया जाएगा और फिर वहाँ कुछ नहीं होगा। मुझे किस तरह कार्रवाई करनी चाहिए? मैंने उसे पूछा। कार्रवाई करने का सही अंदाज़ा तो तुम्हें वहीं पहुँचकर होगा। अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। दूर कहीं गीदड़ के रोने की आवाज़ आ रही थी, जो उस अंधेरी रात को मज़ीद खौफनाक बना रही थी। मैं बरामदे में खड़ा माहौल का जायजा ले रहा था कि शाकाल भी अपने कमरे से बाहर आ गया। वो बोला, बस अब तुम जाने की तैयारी कर लो। मेरा मतलब है कपड़े वगैरह, और जो कुछ भी तुम्हें ले जाना है वो एक जगह बांध लो। मुझे एक हल्का फुल्का कंबल या मोटी चादर मिल जाए तो बेहतर रहेगा। मैंने शाकाल से पूछा। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं ला कर देता हूँ। फिर वो चादर के साथ वापस आ गया। मैंने चादर उसके हाथ से लेने के बाद उसका जायजा लिया और मुतमईन होने के बाद बोला, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। फिर चादर अपने ऊपर लपेटने के बाद मैंने कहा,
क्या तुम वहां के लिए मुझे कोई असलहा वगैरह नहीं दोगे? वो मेरी बात पर धीरे से मुस्कुरा कर बोला, हमारी पुरस्कार दुनिया में असलहा वगैरह नहीं चलता। यहाँ बदरूहों और बलाओं की जंग होती है और उन पर असलहे का कोई असर नहीं होता। मैं तुम्हें एक टॉर्च भी देना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस कि मुझे पता चला कि वो ख़राब हो गई है। अब तुम्हें अंधेरे में ही अपनी कार्रवाई करनी होगी। मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें 4 से ज़्यादा मददगार नहीं दे सकता, क्योंकि बाकी साथियों को लेकर मुझे खुद भी आज एक कार्रवाई के लिए जाना है। मुझे कब रवाना होना है? तुम जाओ, अपने कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे मददगारों को लेकर आता हूँ, उसने कहा। मैं अपने कमरे की तरफ चल दिया। फिर मुझे मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देती रहीं। फिर शाकाल मेरे सामने आकर बोला, चलो भाई, अब तुम रवाना हो जाओ, और एक बात याद रखो, किसी भी मरहले पर घबराना नहीं, क्योंकि अगर तुम हौसले और हिम्मत से काम लोगे तो मुझे यकीन है कि अपने मकसद में कामयाब रहोगे। तुम फिक्र ना करो, मैं ज़रूर अपने मकसद में कामयाब रहूँगा, मैंने पुरज़्ज़म लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। चंद लम्हों बाद मैं और शाकाल कमरे से बाहर आ गए। बाहर आकर मैंने देखा कि 4 इंसानुमा बलाएं बरामदे में खड़ी हैं। रात के सन्नाटे और हैबतनाक माहौल में चारों बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रही थीं। उनका चेहरा बिल्कुल ऐसी खाल से बना हुआ था जैसे कोई इंसान आग में बहुत हद तक जल चुका हो और उसके चेहरे पर जगह जगह जला हुआ गोश्त मौजूद हो। उस बला की आंखें बिल्कुल 2 सुरख अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसके मुंह से कई बड़े बड़े दांत बाहर को आ रहे थे और किसी खूंखार कुत्ते की तरह उसकी जुबान मुंह से बाहर लटक रही थी, जबकि उसके कान बहुत बड़े बड़े और बिल्कुल स्याह थे। सर पर मौजूद बाल कांटों जैसे थे। बाकी बलाएं भी उससे मिलती जुलती थीं। उन सब ने इंसानों की तरह कपड़े पहन रखे थे। उनके हाथ मुर्गी के पंजों से मुशाबा थे, जबकि पैर इंसानी ढांचों के पैरों जैसे। बस अब तुम सब जाओ, शाकाल ने तहक्कमाना लहजे में कहा। तो 2 बलाएं चल पड़ी। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। बाकी 2 मेरे पीछे चल दी। वह चारों बलाएं घर के बैरूनी दरवाजे से बाहर आने के बाद सीधे हाथ की तरफ चल दी। मैं भी उनके पीछे था। वो चारों खामोशी से चल रही थीं। अंधेरा होने की वजह से मैं बड़ी एहतियात से चल रहा था। मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ, मैंने चारों बलाओं से कहा। मैं वाकई बहुत थक चुका था। अब हम कई पहाड़ों को अबूर कर चुके थे और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि हमें मजीद कितनी देर चलना है। मेरी आवाज़ सुनकर वो चारों बलाएं मेरे नज़दीक आ गईं। मैं उनकी इस हरकत से कुछ खौफजदा हो गया, क्योंकि इस तरह उन चारों का अपने करीब आ जाना मेरी समझ से बाहर था। अभी मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं। वो चारों बलाएं मेरे करीब बैठ गईं। उन चारों की पुश्त मेरी तरफ थी। मैंने सुकून का सांस लिया। मैं समझ गया कि वो मेरी हिफाजत कर रही हैं। मैं ज़मीन पर चादर बिछाकर लेट गया और सोचने लगा कि शाकाल को मुझे बता देना चाहिए था कि सफ़र काफ़ी तवील होगा। मैं बहुत देर तक आराम करता रहा, फिर उठते हुए बोला, चलो अब चलते हैं। मेरी बात सुनकर चारों बलाएं उठ खड़ी हुईं। मैंने चादर अपने जिस्म पर लपेटी और चलने लगा। बलाएं भी चल पड़ीं। तकरीबन आधे घंटे बाद बलाएं मुझे लेकर एक हवेली के पास पहुंच गईं। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में काफ़ी देर रहने की वजह से अब मुझे कुछ दूर तक हल्का हल्का दिखाई देने लगा। मैंने हवेली को देखकर अंदाज़ा लगाया कि वो बहुत पुरानी है और उसके कई हिस्से टूट फूट चुके हैं। मेरे आगे चलने वाली बलाएं रुक चुकी थीं। उनकी वजह से मैं भी रुक गया और मेरे पीछे मौजूद बलाएं भी रुकी हुई थीं। मैं समझ गया कि अब वो सब मेरे हुक्म की मुंतज़िर हैं। मैंने अपने सामने मौजूद 2 बलाओं से कहा, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। फिर मैं उन दोनों के दरमियानी फासले से गुजर कर हवेली के बैरूनी दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाज़ा बहुत बड़ा था और लकड़ी का बना हुआ। मैंने दरवाजे के एक पट को धक्का दिया तो वो चिड़चिड़ाहट के साथ खुलने लगा। मैंने बड़ी एहतियात के साथ अंदर झांक कर देखा। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। मैं वापस बलाओं के करीब आ गया और बोला, तुम सब मेरे पीछे आओ। मैंने बड़ी एहतियात के साथ हवेली के अंदर कदम रख दिया, लेकिन जूं ही मेरा पैर हवेली की ज़मीन पर पड़ा, एक भयानक चीख सुनाई दी। मैंने अपना पैर वापस हवेली से बाहर निकाल लिया और सोचने लगा कि आखिर ये चीख हवेली के किस हिस्से से सुनाई दी। मुझे समझ नहीं आया तो मैंने दोबारा कदम अंदर रख दिया। एक बार फिर वही खौफनाक चीख सुनाई दी। इस मर्तबा मैंने कदम वापस बाहर नहीं निकाला, बल्कि दूसरा पैर भी अंदर रख दिया। मैं दिल में सोचने लगा कि काश शाकाल की टॉर्च ठीक होती। अचानक मुझे ख्याल आया कि कहीं शाकाल ने मुझे सिर्फ इसलिए तो यहाँ नहीं भेजा कि मैं मौत के मुंह में चला जाऊँ और उसने टॉर्च ठीक ना होने का बहाना बनाया हो। लेकिन अगर वो मुझे मारना ही चाहता तो वहीं मार देता। इतनी दूर भेजने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ भेजने का मकसद यही है कि मैं वो संदूक हासिल करके उस तक पहुँचाऊँ। मैंने अपने साथ बलाओं से पूछा, क्या नज़दीक कोई दुश्मन मौजूद है? एक बला ने इस बात में सर हिलाया, क्या तुम उसे ख़त्म कर सकते हो? चारों बलाओं ने ज़ोर ज़ोर से सर हिलाया और खौफनाक आवाज़ें निकाली। वो चारों अपने दुश्मन को ख़त्म करने के लिए तैयार थीं।
मैंने सोचा कि ना जाने आगे और कितनी बलाओं वगैरह से वास्ता पड़े, इसीलिए अपनी मददगार सिर्फ एक बला को दुश्मन के खात्मे के लिए भेजना चाहिए। तुम में से एक जाकर उसे ख़त्म करे। मैंने कहा तो एक बला हवेली के अंदर की तरफ चलने लगी। चंद लम्हों के बाद मैंने देखा सीधे हाथ की तरफ से 2 सुरख अंगारे मेरी भेजी हुई बला की तरफ बढ़े। उन अंगारों की दहकती हुई रोशनी में मैंने एक खौफनाक चेहरा देखा। मैं समझ गया कि वो भी कोई खूंखार बला है। कुछ देर तक लड़ाई की आवाज़ें आती रहीं और उनकी आंखें देखकर मुझे पता चलता रहा कि वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्थाए हैं। कुछ देर बाद लड़ाई खत्म हो गई और मेरी भेजी हुई बला वापस आकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। मैं बड़ी एहतियात के साथ हवेली के अंदर की जाने बढ़ा। बलाएं भी मेरे साथ थीं। अभी मैं चंद कदम ही आगे गया था कि अचानक बहुत सी खौफनाक आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं अपने चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। फिर आने वाली आवाज़ों में खौफनाक गीदड़ों के रोने की आवाज़ें भी शामिल हो गईं। आसपास कोई नहीं था, लेकिन शोर बहुत ज़्यादा था। आहिस्ता आहिस्ता शोर बढ़ना शुरू हो गया। मैं कुछ कदम पीछे हट गया, शोर में भी कमी आ गई। मैं वापस हवेली के बैरूनी दरवाजे पर आ गया तो शोर बिल्कुल ख़त्म हो गया। उस शोर को सुनकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अंदर तो बहुत ज़्यादा बलाएं वगैरह होगी, जबकि मेरे साथ सिर्फ 4 बलाएं थीं। लेकिन मुझे शाकाल की बात याद आ रही थी कि मेरे साथ मौजूद बलाएं बहुत ताकतवर हैं और अगर मैं इन्हें सही इस्तेमाल करूं तो अपने मकसद में कामयाब हो सकता हूं। मैंने एक से पूछा, क्या तुम इस हवेली में मौजूद तमाम बलाओं को ख़त्म कर सकती हो? उस बला ने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर मैंने उन चारों से पूछा, क्या तुम चारों उन सबको ख़त्म कर सकती हो? उन चारों ने नफ़ी में सर हिला दिया। इसका मतलब था कि मेरे मददगार हवेली में मौजूद तमाम बलाओं को ख़त्म नहीं कर सकते। फिर मैंने फैसला किया कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता हवेली के अंदर पेश कदमी करनी चाहिए। मैं एक एक कदम एहतियात से उठाता हुआ हवेली के अंदर की तरफ बढ़ा। उसी मुकाम पर पहुंच गया जहां पहले खौफनाक आवाज़ें और चीखें वगैरह सुनाई दी। इस मर्तबा मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि चंद और कदम आगे बढ़ गया। मुझे सुनाई देने वाला शोर और ज़्यादा बढ़ गया। अचानक दूर से चंद अंगारे मुझे अपनी तरफ बढ़ते दिखाई दिए। मैं समझ गया कि मेरी तरफ बढ़ने वाले अंगारे दरअसल बलाओं की आंखें हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं यहीं खड़ा रहा तो वो मुझे या मेरे साथियों को मार सकती हैं। सामने से आने वाली बलाएं जो ही मेरे करीब पहुंची, मैंने अपने साथियों को दौड़ने का कहा और खुद भी दौड़ने लगा। कुछ ही देर बाद मैं और मेरे साथी हवेली से बाहर थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, हमलावर बलाएं हवेली से बाहर आ रही थी। मैं रुका नहीं बल्कि दौड़ता रहा। मेरे साथी भी मेरे साथ दौड़ रहे थे। काफ़ी दूर आने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा, कई बलाएं हमारे ताक़ुब में आ रही थीं। मैंने दौड़ते हुए उन बलाओं को देखकर अंदाज़ा लगाया कि उनकी तादाद 10 के लगभग थी। मैंने दौड़ते हुए अपने साथियों से पूछा, क्या तुम चारों इनको मार सकती हो? मेरे चारों साथियों ने दौड़ते हुए इस बात में सर हिलाया। मार डालो इनको, मैंने फौरन कहा। मेरी साथी बलाएं अचानक रुक गईं। मैं भी कुछ दूर जाने के बाद रुक गया। मेरी साथी बलाएं आने वाली बलाओं से लड़ाई में मसरूफ़ हो गईं। मेरे साथियों ने हमलावर बलाओं को ख़त्म कर डाला। दौड़ने की वजह से मेरा सांस बेतरतीब हो चुका था। मैं कुछ देर अपनी जगह खड़ा रहा, अपना सांस दुरुस्त करता रहा। जब मेरी हालत ठीक हो गई तो मैंने अपने साथियों को चलने के लिए कहा। वो चारों मेरे साथ चल पड़े। हमारा रुख हवेली की तरफ था। फिर हम सब एक बार फिर हवेली के बैरूनी दरवाजे के बाहर मौजूद थे। मैंने तमाम खदशात को अपने जहन से निकाला और सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। मैंने हवेली के बैरूनी दरवाजे से अंदर झांका और कदम अंदर रख दिया। खौफनाक चीख एक बार फिर सुनाई दी। इस चीख के बाद हवेली के काफ़ी अंदर तक जाने में मुझे कोई खतरा नहीं था, इसलिए मैं आगे बढ़ने लगा। जूं जूं मैं आगे बढ़ रहा था, खौफनाक चीखों और आवाज़ों का शोर बढ़ता जा रहा था, जिन्हें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि अभी हवेली में बहुत सी बलाएं मौजूद हैं। मैं उस जगह पहुंचकर रुक गया जहां पहले मुझे बलाएं अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। मेरे साथी रुक गए। मैं अपने आसपास का जायजा लेने की कोशिश करने लगा। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन इस मर्तबा हवेली की बलाओं ने हम पर हमला नहीं किया। मैंने कुछ आगे जाने का फैसला किया और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगा। चीखों और खौफनाक आवाज़ों का शोर मजीद बढ़ने लगा। तुम में से 2 मेरे दाएं बाएं आ जाओ, मैंने मुड़कर अपने साथियों से कहा। मेरे 2 साथी मेरे दाएं बाएं आ गए। उन्हें मैंने एहतियातन अपने करीब कर लिया ताकि अचानक कोई बला वगैरह मुझ पर हमला न कर सके। अगर कोई हमला करे तो फौरन उसे ख़त्म कर देना, मैंने अपने दाएं बाएं मौजूद साथी बलाओं से कहा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। अभी हम कुछ ही आगे गए थे कि मुझे अपने दाएं तरफ ऐसी आवाज़ें महसूस हुई जैसे कोई हमारी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हो। और फिर मेरे दाएं तरफ मौजूद साथी ने एक खौफनाक आवाज़ निकाली, 2 लकड़ियों के आपस में टकराने जैसी आवाज़, और मेरी साथी बला किसी से लड़ पड़ी। लेकिन चंद ही लम्हों बाद वो मेरे साथ मौजूद थी। मैंने देखा तो करीबी अंधेरे में मुझे कोई बड़ी सी चीज़ ज़मीन पर पड़ी नजर आई। हम सब एक बार फिर आगे बढ़ने लगे। खौफनाक चीखों और आवाज़ों का शोर अब भी सुनाई दे रहा था।
हम सब चंद कदम और आगे आ गए। अचानक दूर से मुझे कुछ अंगारे दिखाई दिए। मैं समझ गया कि हमलावर हमारी तरफ आ रहे हैं। हमलावर बलाएं खौफनाक आवाज़ें निकालती हुई हमारे बिल्कुल करीब पहुंच गईं। मैंने अपने साथियों को दौड़ने के लिए कहा और खुद भी दौड़ने लगा। हमारा रुख हवेली के बैरूनी दरवाजे की तरफ था। अभी हम दरवाजे से काफ़ी दूर थे कि मैं अपने ही साथी से टकराकर गिर पड़ा। मेरे साथी कुछ कदम आगे जाकर रुक गए। अभी मैं उठने के बारे में सोच ही रहा था कि किसी ने मेरी दोनों टांगें पकड़ ली और कोई मुझे निहायत बर्क रफ्तारी से हवेली के अंदर की तरफ ले भागा। मैंने अपने साथियों की तरफ देखा। वो बलाओं वगैरह से लड़ने में मसरूफ़ थे। मैंने गौर किया तो पता चला कि मुझे एक को खौफनाक बला ने पकड़ रखा है। वो बला निहायत तेज़ रफ्तारी के साथ दौड़ रही थी। वो बला मुझे कमरे में ले आई और फिर अचानक उसने एक तहखाने का दरवाज़ा खोला और मुझे तहखाने में फेंकना चाहा, लेकिन मैंने उस बला की टांगें पकड़ ली और निहायत बर्क रफ्तारी से तहखाने से निकलकर कमरे के फर्श पर आ गया। उस बला ने एक खौफनाक आवाज़ निकाली और मुझे पकड़ना चाहा। मैंने एक झुकाई दी और उसकी टांगों के दरमियान से निकलकर कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ा। अभी मैं दरवाजे से कुछ दूर था कि उस बला ने मुझे फिर पकड़ लिया। इस मर्तबा उसने मुझे तहखाने में डालने में तेज़ी का मुजाहरा नहीं किया और बड़े आराम से मुझे तहखाने के अंदर फेंक कर तहखाने का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं तहखाने के सख्त फर्श पर गिरा तो तकलीफ से बिलबिला उठा। तहखाने में बहुत गहरा अंधेरा था, इसलिए मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अचानक सारा माहौल रोशन हो गया। मैं हैरत से इधर उधर देखने लगा कि आखिर ये रोशनी कहाँ से आने लगी। मुझे पता चला कि तहखाने की पूरी छत रोशन क्यों हो गई थी। वहाँ कोई बल्ब या कोई चीज़ नहीं जल रही थी, बल्कि छत से रोशनी आ रही थी। अभी मैं छत को ही देख रहा था कि तहखाने की एक दीवार में मौजूद दरवाज़ा खुला और 4 निहायत ही खौफनाक और बदसूरत शक्ल की बलाएं मेरी तरफ बढ़ीं। खौफ की वजह से मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो चारों गुर्राती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थीं। उनका जिस्म इंसानों की तरह, लेकिन चेहरे बिन मानस से मुशाबा थे। उनके चेहरों की जिल्द कई जगह से जली हुई लग रही थी। उनके हाथ इंसानी ढांचे के हाथों जैसे थे और पैर बिल्कुल चील के पंजों जैसे। वो बलाएं जू जू मेरी तरफ बढ़ रही थी। मुझे अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी और फिर चंद ही लम्हों में उन बलाओं ने मुझे पकड़ लिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि मुझे यकीन था कि अब चंद ही लम्हों बाद वो चारों मेरा जिस्म नोच नोच कर खाने लगेंगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुझे धकेलती हुई उसी दरवाजे की तरफ ले चली जहां से वो आई थी। मैं सोचने लगा कि आखिर वो बलाएं अब मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं। कुछ देर बाद वो दरवाजे से गुजरकर एक दूसरे तहखाने में दाखिल हो गईं। अंदर एक हैरतनाक मंजर देखने में आया। पूरा तहखाना मुख्तलिफ आराइशी चीज़ों से सजा हुआ था। बड़े खूबसूरत कालीन फर्श पर बिछे हुए और यहाँ भी छत से रोशनी आ रही थी। सामने एक तख्त लगा हुआ था। उस तख्त पर एक बड़ी खूबसूरत कुर्सी पर एक शख्स बैठा था। उसकी उम्र 40 साल के लगभग थी। उसने निहायत खूबसूरत लिबास पहन रखा था। उसे देखकर मुझे पुराने दौर के बादशाहों का ख्याल आने लगा। उसने गले में छोटी छोटी इंसानी खोपड़ियों का हार पहन रखा था। उसके दाएं और बाएं 2 कुर्सियां और थीं, जिन पर एक औरत और एक जवान लड़की बैठी थी। वो दोनों बहुत ही हसीन थीं। उन्होंने भी आला किस्म का लिबास ज़ेब तन कर रखा था और उनके गलों में भी इंसानी खोपड़ियों के हार थे। उनके तख्त के साथ दोनों तरफ कुछ खौफनाक और मकरूह बलाएं खड़ी थीं। जिन बलाओं ने मुझे पकड़ रखा था, उन्होंने मुझे ले जाकर उस तख्त के सामने खड़ा कर दिया। कौन हो तुम? तख्त पर बैठे शख्स ने निहायत खौफनाक अंदाज में पूछा। मेरा नाम महमूद है, मैंने झूठ बोला। क्यों आए थे यहाँ? उस शख्स ने फिर खौफनाक लहजे में पूछा। वो मैं इतना ही कहकर खामोश हो गया। ये बलाएं तुम्हारे साथ कैसी आईं जो तुम्हारी मदद कर रही थीं? तख्त पर बैठे शख्स ने चुभते हुए लहजे में पूछा। दरअसल वो मुझे रास्ते में मिल गई थी और मैं इतना कहकर मैं सोचने लगा कि आगे क्या कहूँ। तख्त पर बैठे शख्स ने हाकिमाना अंदाज में हाथ को फिजा में बुलंद करके कहा, बस झूठ बोलने की जरूरत नहीं, अभी सब पता चल जाएगा। फिर उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा मोती निकाला और हल्के हल्के कुछ पढ़ते हुए गौर से उसे देखने लगा। फिर बोला, अच्छा तो तुम्हें शाकाल ने भेजा था। उसका क्या ख्याल था कि तुम आसानी से यहाँ से उसके मतलब की चीज़ ले जाओगे? दरअसल मैं अपनी खुशी से यहाँ नहीं आया, बल्कि मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। अगर मैं यहाँ ना आता तो शाकाल मुझे जान से मार देता। आप खुद सोचें, मेरी आपसे क्या दुश्मनी जो मैं आपके यहाँ से कोई चीज़ चुरा ले जाता। तुम्हारे साथ आने वाले 4 साथियों का खात्मा हो चुका है और मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी मौत की वादी में पहुँचा देना चाहिए। तख्त पर बैठे हुए शख्स ने सख्त लहजे में कहा। मैंने सर झुकाकर कहा, अगर एक बेकसूर शख्स को आप सज़ा देना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता।
मैं आपको बता चुका हूं कि मैं मजबूरन यहाँ आया। शाकाल मेरी जान का दुश्मन हो चुका था। उसने मुझे अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए यहाँ भेजा। हालांकि मैं उसका वफादार नहीं, क्योंकि मैं तो उसके साथ रहना ही नहीं चाहता। लेकिन अगर मैं उसे अपनी वफादारी का ढोंग नहीं रचाता तो वह मुझे कत्ल कर देता। अपनी जान बचाने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। बाबा, ये शख्स ठीक कहता है, इसका कोई कसूर नहीं। तख्त पर बैठी हुई जवान लड़की ने कहा तो वो शख्स सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर बाद बोला, बेटी तुम ठीक कहती हो, ये बेकसूर है, लेकिन अब हम इसे आज़ाद नहीं कर सकते, क्योंकि ये आज़ाद होकर हमारे लिए किसी भी किस्म का खतरा पैदा कर सकता है। आपकी बात ठीक है, लेकिन आप इसे मौत की सज़ा मत दें। लड़की ने कहा, ठीक है, अभी हम इसके बारे में कोई फैसला नहीं करते, सुबह इसके बारे में कोई फैसला करेंगे। फिलहाल इसे कैद में रखो। तख्त पर बैठे शख्स ने किसी और जुबान में उन बलाओं से कुछ कहा जो मुझे पकड़ कर लाई थीं। उन चारों बलाओं ने मुझे फिर पकड़ लिया और मुझे लेकर दूसरे तहखाने से उस तहखाने में आ गईं जहां से बला ने फेंका था। उस तहखाने से गुजर कर वो बलाएं मुझे एक और तहखाने में ले आईं। यहाँ भी छत से रोशनी आ रही थी, लेकिन ज्यादा नहीं। उन चारों बलाओं ने मुझे जंजीरों से बांध दिया और खुद वापस चली गईं। मैं फर्श पर बैठकर सोचने लगा कि तख्त पर बैठा हुआ शख्स और औरत कौन है और उन्होंने किस तरह इन बलाओं को काबू किया हुआ है। मेरा अंदाजा था कि वो शख्स और औरत जादू और पुरस्रार उलूम के माहिर होंगे, तभी तो उन्होंने इतनी बलाओं को काबू कर रखा था। और उस शख्स ने तो मोती के जरिए मेरे मुतल्लिक मालूम कर लिया, लिहाजा वो कोई बड़ा ही आमिल और कामिल था। मैंने आसपास के माहौल का जायजा लिया। जिस तरह की जंजीरों से मुझे बांधा गया, वैसी कई और जंजीरें और भी वहां मौजूद थीं। अचानक मैं मुस्कुरा दिया। मैं ये सोचकर मुस्कुराया था कि शायद मेरे नसीब में कैद लिखी थी, इसीलिए मैं शाकाल की कैद से आज़ाद होकर अब यहाँ कैद हो गया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं लेट जाऊं, क्योंकि मैं बहुत थक चुका था, लेकिन फर्श के ठंडे होने की वजह से मैंने लेटने का इरादा तर्क कर दिया और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। इस तरह मुझे काफ़ी आराम महसूस हुआ। मैं काफ़ी ज़हनी दबाव महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने अपने जहन को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया। बहुत देर तक मैं अपने दिमाग को सुकून पहुंचाता रहा। फिर मैंने सोचा कि अब ना जाने सुबह मेरे बारे में क्या फ़ैसला सुनाया जाए। मैं मुख्तलिफ बातों पर सोचता रहा, फिर किसी वक्त नींद की आगोश में चला गया।